हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। आज हम लोग सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक NCF 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से प्रश्न हमारे इम्पॉर्टेंट है। और ये जो प्रश्नों का संग्रह है, पूरे 50 प्रश्न है इसमें। इन प्रश्नों के संग्रह में पिछले कुछ वर्षों के प्रश्नों को भी सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे साथ सारे टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। NCF से जुड़े सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने प्रश्नों पे आते हैं। NCF 2005 से जुड़ा पहला प्रश्न आ गया दोस्तों। पहला प्रश्न है कि किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने NCF 2005 तैयार किया था। तो इसमें पूछ रहा है कि किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने NCF 2005 को तैयार किया था। तो प्रोफेसर यशपाल थे, इनकी अध्यक्षता में ही NCF 2005 को तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है NCF 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आए हुआ विचार था। यानी कि NCF 2005 का प्रमुख सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के। तो यह विचार कब अपनाया गया? तो यह विचार जो है 1993 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है NCF 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है। तो NCF 2005 के अंतर्गत कौन से परीक्षा सुधारों को सुझाव दिया गया है। तो इसमें सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक परीक्षा मूल्यांकन को अपनाया गया है। इसी का ही सुझाव दिया गया है NCF 2005 के अंतर्गत, जिसमें हमें सामूहिक कार्य मूल्यांकन करना है, सतत मूल्यांकन यानी कि दैनिक मूल्यांकन विद्यार्थियों का करना है, और खुली पुस्तक की परीक्षा का मूल्यांकन करना है। चौथा प्रश्न है विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। तो विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम दस्तावेज जो है वो NCF 2005 है। दोस्तों, अभी तो NCF 2020 भी आ गया है, 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है, और उसके अंतर्गत NCF 2022 भी अब आ ही गया है। पहले NCF 2005 ही था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इस मंत्रालय, सॉरी दोस्तों, यहाँ किस मंत्रालय होगा। किस मंत्रालय की पहल पर NCF 2005 को तैयार किया गया था। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर ही NCF 2005 का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है NCF 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है। तो NCF 2005 के अंतर्गत हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का अधिकतम प्रयोग करने का सुझाव दिया गया। यानी कि बच्चे जो वस्तुओं के बारे में जानते हैं पहले उन्हें बताना है, और फिर अज्ञात वस्तुएं जो जिनके बारे में उन्हें नहीं पता होता है उस ओर हमें ले जाना है उन्हें समझाते हुए। या फिर मूर्त से अमूर्त प्रत्यक्ष वस्तुएं जो उनके सामने उपलब्ध है पहले उनके बारे में हमें बताना है, और फिर काल्पनिक वस्तुओं के बारे में उन्हें समझाकर अध्ययन कराना है। तो इन्हीं दोनों सूत्रों को NCF 2005 में सुझाव दिया गया है अपनाने का। ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र और मूर्त से अमूर्त का। क्वेश्चन नंबर 7 है NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। तो NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में जो निहितार्थ है वह है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो NCF 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत प्रमुख रूप से यही है कि स्कूल के ज्ञान जो है उसे बाहरी ज्ञान विद्यार्थियों के बाहरी जीवन से वास्तविक जीवन से उसे जोड़ना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है NCF 2005 का प्रमुख सूत्र है। तो NCF 2005 का प्रमुख सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना भार के अधिगम, शिक्षा बिना बोझ के कहा गया है इसे। यही प्रमुख सूत्र NCF 2005 के अंतर्गत दिया गया था कि विद्यार्थियों के बस्ते का जो बोझ है उसे कम करना है, बिना भार के अधिगम यानी कि शिक्षा देना है हमें, ना कि किताबों पर ज़्यादा जोर देना है। अगला क्वेश्चन है NCF 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है। तो NCF 2005 का जो प्रारंभ होता है वो सभ्यता और प्रगति नामक रविन्द्रनाथ टैगोर का ये निबंध है, इसी से प्रारंभ होता है NCF 2005। तो कौन सा निबंध है? सभ्यता और प्रगति। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रश्न संख्या 10 है, एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है। तो एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में क्या बताया गया है? तो इसका आंसर है वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, इसी के बारे में एनसीएफ 2005 का अध्याय है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, उसमें बताया गया है कि वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, करिकुलम किस भाषा का शब्द है? तो करिकुलम जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब अपनाया गया? तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? तो एनसीएफ 2005 की कार्यशाला जो है वह एनसीईआरटी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। प्रश्न संख्या 14 है, एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है। तो एनसीएफ 2005 में किस पर बल दिया गया है? तो एनसीएफ 2005 जो है उसमें शांति के लिए शिक्षा पर प्रमुख रूप से बल दिया गया है। एनसीएफ 2005 में बताया गया है, यह क्वेश्चन है 15 नंबर। तो एनसीएफ 2005 में सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति किस प्रकार से लागू की जाए, इसी के बारे में बताया गया है। प्रश्न संख्या 16 है, यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? यशपाल शर्मा समिति जो है इसी समिति के अंतर्गत एनसीएफ 2005 को लागू किया गया था और इस समिति में कुल 38 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या सीखना है हमें? तो इसके अंतर्गत मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान को विद्यार्थियों को हमें सिखाना है। एनसीएफ 2005 में इसी का प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है कि मानसिक विकास कैसे किया जाए विद्यार्थियों का, शिल्पकला यानी कि उनके कौशल का विकास किस प्रकार से किया जाए, व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान देना प्रमुख रूप से इसका आधार है। प्रश्न संख्या 18 है, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? तो एनसीएफ 2005 में जो है वो कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, इसी के सुधार के संबंध में सुझाव दिए गए थे। प्रश्न संख्या 19 है, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? तो पाठ्यक्रम की निर्माण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हमें पाठ्यक्रम के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है कि शिक्षा का किस प्रकार से उद्देश्य, कौन से उद्देश्य लागू किए जाए और किस प्रकार से वह पूरा किया जाए। तो ये सभी करने के लिए हमें पाठ्यक्रम के निर्माण की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला है। तो एनसीएफ 2005 के अंतर्गत किस भाषा फार्मूला को अपनाया गया है? तो हमारा जो एनसीएफ 2005 है इसके अंतर्गत हमारे त्रिभाषा फार्मूला को अपनाया गया है। त्रिभाषा फार्मूला क्या है? तो नीचे देख लेते हैं दोस्तों, इसके नीचे दिया है प्रश्न। तो प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा, ये भाषा क्या है? तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं, यह त्रिभाषा सूत्र का फार्मूला है दोस्तों। क्रमशः प्रथम भाषा जो हो गया वो हिंदी है, जो कि हमारी राष्ट्रीय भाषा या फिर राज्य भाषा है, और द्वितीय भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी को रखा गया है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, पूरे विश्व में बोली जाती है। और तृतीय जो भाषा है इसके अंतर्गत स्थानीय भाषाएं यानी कि क्षेत्रीय भाषा को अपनाया गया है, जो कि पंजाबी, संस्कृत, तमिल जिस क्षेत्र की जौन सी भाषा है उसे तृतीय भाषा यानी कि स्थानीय भाषा के अंतर्गत अपनाया गया है। तो यही प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा को मिलाकर त्रिभाषा फार्मूला को एनसीएफ 2005 के अंतर्गत अपनाया गया है। यही त्रिभाषा फार्मूला है। दोस्तों, आप सभी को त्रिभाषा फार्मूला यहाँ समझ में आ गया होगा। त्रिभाषा फार्मूला के अंतर्गत प्रथम भाषा के रूप में हिंदी, द्वितीय भाषा के रूप में इंग्लिश और तृतीय भाषा के रूप में हमारी जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसे अपनाने का यहाँ निर्धारित फार्मूला अपनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो एनसीएफ 2005 में क्या सुझाव दिया गया है? सूचना को क्या माननीय से बचा जाए? तो सूचना को ज्ञान के मानने से बचा जाए, इसी का सुझाव एनसीएफ 2005 में दिया गया है कि ज्ञान को हमें एक सूचना न मानकर उसे
विद्यार्थियों को केवल सूचना के रूप में नहीं देना है बल्कि उनके सर्वांगीण विकास पर यहाँ ध्यान देना है। इसी को एनसीएफ 2005 में अपनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियों को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है। तो बच्चों की जो गलतियां हैं वो समाधान को पहचानने में सहायता करती है, इसीलिए उनके गलतियों को महत्वपूर्ण माना गया है। बच्चों की गलतियां हमें समाधान के रूप में कार्य करती है, ना कि एक समस्या के रूप में। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों की जो गलतियां होती है वो एक समाधान को पहचानने में सहायता प्रदान करती है। बच्चे त्रुटियाँ नहीं करेंगे तो वो सीखेंगे कैसे। त्रुटियाँ करेंगे तभी तो उसका समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाएंगे। तो इसे ही यहाँ समझाया गया है। प्रश्न संख्या 24 है, शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ यही है कि पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना, यानी कि हमारी जो पाठ्यचर्या होती है इसके बोझ को कम करना है। प्रश्न संख्या 25 है, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 क्या सिफारिश करता है कि गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए। तो कक्षा में पढ़ाई गई टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना, यही गणित शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु है। गणित को हमें किस प्रकार से पढ़ाना है, विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उसे गणित पढ़ाना है। इसी बात की सिफारिश एनसीएफ 2005 में की गई है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है। तो गणित शिक्षा के महत्वाकांक्षी का मतलब यही है कि गणित के उच्च उद्देश्यों लक्ष्य की प्राप्ति करना। इसे ही महत्वाकांक्षी के अंतर्गत रखा गया है। गणित के उच्च उद्देश्य को लक्ष्य की प्राप्ति करना बताया गया है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब है। तो एनसीएफ 2005 के अंतर्गत गणित की लंबी आकृति का क्या मतलब है। तो इसका अर्थ यही होता है कि एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। इसे ही गणित की लंबी आकृति का अंतर्गत अपनाया गया है। प्रश्न संख्या 28 है, एनसीएफ 2005 बल देती है। तो एनसीएफ 2005 जो है करके सीखने पर बल देती है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। विद्यार्थियों को करके सीखने पर इसमें जोर दिया जाता है। विद्यार्थी करके सीखेंगे, गतिविधियों के माध्यम से सीखेंगे, उन्हें खोजने का अवसर दिया जाएगा तो वो किसी भी चीज़ को जल्दी आसानी से सीख जाते हैं और वो सीखी हुई चीज़ें बहुत देर तक उन्हें याद रखती है। इसलिए करके सीखने पर फोकस किया गया है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत। संख्या 29 है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। तो एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य यही है कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। तो एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत किसे महत्व दिया गया है। तो इसके अंतर्गत बच्चों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को महत्व प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 31 है, एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक अध्ययन में सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे को अपनाने पर बात की गई है। इसी को अपनाने की अनुशंसा की गई है कि विभिन्न विद्यार्थियों के हर स्तर के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे को एनसीएफ 2005 के सामाजिक अध्ययन विषय में जोड़ा जाए इसे, और उस पर उन विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाए इसके बारे में। इसी पर अनुशंसा की गई है। प्रश्न संख्या 32 है, एनसीएफ 2005 की 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो एनसीएफ 2005 के अंतर्गत 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कुल दिए गए हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत हैं देख लेते हैं। 5 मार्गदर्शक सिद्धांत जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला सिद्धांत है ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। दूसरा सिद्धांत है पढ़ाई रटंत्र प्रणाली से मुक्त हो। रटने पर बल जो दिया जाता है इससे मुक्त करना है हमारी पढ़ाई को।
गतिविधियों के माध्यम से सिखाना है बच्चों को, ना कि किताबों के रटने पर हमें बल देना है। तीसरा सिद्धांत जो है, इसमें पाठ्यचर्या का इस तरह समर्थन होगी कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास यानी कि सर्वांगीण विकास मुहैया कराए। इसी को सिद्धांत 3 के अंतर्गत रखा गया है। सिद्धांत क्या है? चौथा सिद्धांत है परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। पांचवा सिद्धांत क्या है? पांचवा सिद्धांत है एक ऐसी अभिभावी पहचान का विकास जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। तो पांचवा सिद्धांत यह कह रहा है कि एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास करना है जिसके अंतर्गत हमारी लोकतंत्र जो प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं यानी कि राष्ट्र में होने वाली विभिन्न घटनाएं जो है उसके बारे में चिंतन करना है कि आखिर किस प्रकार से इसका समाधान किया जाए। उन्हीं चिंताओं को इसमें समाहित करने की, समायोजित करने की बात की गई है। प्रश्न संख्या 35 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका। तो पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है? तो दैनिक गतिविधियां है। दैनिक गतिविधियों के द्वारा बच्चों का आकलन किया जाए, वहीं इस पाठ्यचर्या के द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 36 है कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? तो हमारा कला विषय जो है इसको प्राथमिक स्तर पर, पूर्व प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर, इन तीनों स्तरों पर सम्मिलित किए जाने पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में किस अध्यापन की बात की गई है? तो भीड़ भाड़ वाली जो कक्षाएं होती है उसमें सृजनशीलता के अध्यापन की बात की गई है। प्रश्न संख्या 38 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? तो शिक्षा बिना बोझ के आधार पर जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या इसी आधार पर, इसी सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने का बल देती है, क्योंकि शिक्षा बिना बोझ के। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो इसके अंतर्गत गणित शिक्षण का जो लक्ष्य है वह है अमूर्त चिंतन का निर्माण करना, तार्किक ढंग से सोचना, संचालित करने की योग्यता का विकास करना। इन्हीं 3 लक्ष्यों को इसके अंतर्गत रखा गया है। गणित शिक्षण के अंतर्गत इन्हीं 3 लक्ष्यों को रखा गया है। कौन कौन से हैं? अमूर्त चिंतन का निर्माण करना, तार्किक ढंग से सोचना एवं संचालित करने की योग्यता का विकास करना। प्रश्न संख्या 40 है एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 व कक्षा 2 की विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 में कक्षा क्लास 1 और क्लास 2 के विद्यार्थियों के मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए, इसे पूछ रहा है। तो इसमें मूल्यांकन का तरीका जो है वो प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों का मूल्यांकन यहाँ करना चाहिए। किस क्लास तक के बच्चों को? तो क्लास 1 और क्लास 2 इन दोनों क्लास के बच्चों को प्रेक्षण के आधार पर मूल्यांकन का तरीका हमें अपनाना चाहिए। 45वां प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था? तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 के शैक्षिक योजना के अंतर्गत ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को अपनाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे कि यह प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में सुविधा मुहैया कराने का कार्य करती है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। प्रश्न संख्या 42 है नाटक विधि में रुचि लेते हैं। तो नाटक विधि में किस स्तर के विद्यार्थी रुचि लेते हैं? नाटक विधि जो है इसमें प्राथमिक स्तर के छात्र रुचि लेते हैं। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी जो हैं उन्हें नाटक विधि के माध्यम से पढ़ाया जाए तो वो दृश्य श्रव्य के माध्यम से इसमें रुचि लेंगे और किसी भी विषय को अच्छे से बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। अगला प्रश्न है यदि आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी विधि को श्रेष्ठ मानेंगे? तो एनसीएफ 2005 में यह भी कहा गया है कि यदि हम कक्षा में रामायण प्रकरण को पढ़ाना चाहते हैं तो किस विधि को हम यहाँ श्रेष्ठ मानेंगे? तो हमें रामायण प्रकरण पढ़ाने के लिए कहानी विधि को श्रेष्ठ माना गया है। कहानी विधि के माध्यम से ही हमें रामायण प्रकरण, महाभारत जैसे
प्रकरणों को, इन टॉपिकों को पढ़ाया जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो पढ़ाते समय चित्र दिखाने का महत्वपूर्ण लाभ यही होता है कि पाठ को समझने में सहायता मिलती है। पाठ को विद्यार्थी बड़ी आसानी से समझ जाते हैं, क्योंकि चित्र देख के दृश्य और श्रव्य इन दोनों माध्यमों से जब अध्ययन कराया जाता है तो विद्यार्थी आसानी से सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं, और इस प्रकार से सीखी हुई गतिविधियों के माध्यम से सीखी हुई बात उनके दिमाग में बड़ी देर तक रहती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली और संकेत करती है। तो पाठ्यचर्या शब्दावली जो है वो किस ओर संकेत करती है? पाठ्यचर्या का अर्थ क्या है? यहाँ यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पाठ्यचर्या शब्दावली का यही अर्थ है कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं उसी को पाठ्यचर्या के अंतर्गत रखा गया है। तो पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम किसे रखते हैं? विद्यालय में जो संपूर्ण कार्यक्रम होता है, जो संपूर्ण गतिविधियाँ होती है, उन्हें हम पाठ्यचर्या के अंतर्गत रखते हैं। प्रतिदिन के अनुभव को भी पाठ्यचर्या में सम्मिलित किया जाता है। इन्हीं को सम्मिलित रूप को पाठ्यचर्या कहा जाता है। पाठ्यचर्या शब्दावली इसी के ओर संकेत कर रही है यहाँ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया जिसमें सूचना को क्या मानने से बचा जाए। तो इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन कर लिया है दोस्तों। तो यहाँ क्या सुझाव दिया गया है एनसीएफ 2005 में? सूचना को क्या मानने से बचा जाए? तो सूचना को ज्ञान मानने से हमें बचना है। इसी का सुझाव एनसीएफ 2005 में दिया गया है। प्रश्न संख्या 47 है, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत कक्षा में पढ़ाई गई टॉपिक को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना यही गणित शिक्षा का मुख्य केंद्र है प्राथमिक स्तर पर। प्रश्न संख्या 48 है, एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? तो गणित की लंबी आकृति का क्या अर्थ है? एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, इसे ही गणित की लंबी आकृति के अंतर्गत रखा गया है। प्रश्न संख्या 49 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण है? तो बच्चों की गलतियाँ जो होती है उनके समाधान को पहचानने में सहायता करती है, उनकी समस्या को पहचानने में सहायता करती है हमें, इसीलिए बच्चों की गलतियों को महत्वपूर्ण माना गया है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 50, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? तो यह 2005 है, एनसीएफ 2005। और एनसीएफ से जुड़ा जो आज का वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे सीटेट एग्जाम के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।